Rahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिलसिले में टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हमने उसी यूनिट के सिलसिले में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही सिलसिले में टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करना है। तो आइए बहुत ज्यादा टाइम जाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। Three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to the BC is which charge exerts more force on the charge at vertex A? तो दो सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक तो आपने A पे फोर्स निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो बीसी के परपेंडिकुलर है, और दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि ए पे कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब जरा ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ए पे प्लस चार्ज है और बी पे माइनस चार्ज है। इसका मतलब ए बी को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये मैंने फोर्स बना दी है F1। तो इस F1 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, F1x एंड F1y, F1x F1y। अब A और C पे एक दूसरे से सिमिलर चार्ज है। इसका मतलब A C को F2 के तहत क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो F2 के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, F2y F2x। अब उसने हमें क्या कहा है कि BC के परपेंडिकुलर यानी इस लाइन के अलोंग बताएं कितनी फोर्स लग रही है। तो यहां से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस लाइन के अलोंग आपको दो फोर्सेस दिखाई दे रही हैं, F1y ऊपर की तरफ और F2y नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी। रिजल्ट BC के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, और तमाम चार्जेस की अमाउंट आपको क्या दिखाई दे रही है? सेम। इसका मतलब तमाम चार्जेस एक दूसरे पे मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग फोर्स क्या होगी? 0, और ए पर दोनों चार्जेस इक्वल फोर्सेस लगा रहे होंगे, यानी आपके 86th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40। क्वेश्चन नंबर 87। अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट S is given a uniform negative charge density. Two uncharged small metal plates A and B are placed near the sheet as shown. Which of the following is true? इनमें से कौन सही है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास शीट S है कि जिसपे कौन सा चार्ज आपने अपीयर करवा दिया? नेगेटिव। जो ही आप इस शीट S के करीब ये A लेके आएंगे और ये B लेके आएंगे तो एक फिनोमिनन हो जाएगा, आप सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसके नतीजे में S पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो A का ये किनारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये किनारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब अगर A का ये किनारा क्या हो रहा है? नेगेटिव, तो B का ये किनारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और B का ये किनारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि A B को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। S भी A को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और S भी B को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी यहां पे तमाम S A एंड B तमाम एक दूसरे तीसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं पे कोई रिपल्सिव फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा 87th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। ऑल ऑफ दीज, यानी सारी ऑप्शंस बिल्कुल सही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 88। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल इज। अ डायपोल कंटेन्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस पे बाद में कभी बहस करेंगे, ज्यादा अहम बात मैं पहले कर चुका हूं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इसका मतलब डायपोल पे नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो फिर डायपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगी? 0 होगी, जैसे कि कैलकुलेशन में यहां पे दिखाया भी हुआ है। ये देखें, F नेट क्या होगी? एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स प्लस दूसरे चार्ज पे लगने वाली फोर्स। फर्स्ट करें, पहला चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो उस पर क्या फोर्स लगेगी? प्लस क्या हुई।
और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो उस पर क्या फोर्स लगेगी, माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी 88 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा इज ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 89, a point charge at a distance x from another point charge experiences a force of attraction. Which one of the following graphs shows how the force is related to x? यानी आपने फोर्स का डिस्टेंस से रिलेशनशिप बताना है। कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर या x स्क्वायर, जबकि x क्या है, दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला। तो ये क्या शो कर रहा है कि कूलम फोर्स एक्स स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको बोलने का दूसरा तरीका सुने, कूलम फोर्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस रिलेशनशिप को बोलने के दो तरीके हैं। नंबर 1, कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एंड नंबर 2, कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जब आप f और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से ग्राफ क्या आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्लोप। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, सॉरी आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 90, अ स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड इन पोजीशन. A smaller sphere of charge plus Q is placed near the larger sphere and released from rest. The smaller sphere will move away from the larger sphere with dash velocity and dash slope of velocity time graph. अब इसमें velocity में तो कोई मसला नहीं है, जरा दूसरे वाला जुमला एक्सप्लेन कर दें। Slope of velocity time graph is acceleration. इसका मतलब आपसे वो इस MCQ में velocity और acceleration की इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि बताएं velocity में इजाफा होगा या कमी होगी, या एक्सेलरेशन में इजाफा होगा या कमी होगी। अब इसको देखने के लिए ये वो प्लस क्यू चार्ज था जो फिक्स था, और ये वो प्लस क्यू चार्ज था जो आपने कैपिटल क्यू चार्ज के करीब रख के रिलीज कर दिया। रिमेंबर ये स्मॉलर चार्ज है। अब जब ये स्मॉलर चार्ज इस बड़े चार्ज के करीब रख के आप रिलीज करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये छोटा चार्ज बड़े चार्ज से किधर जा रहा होगा, अवे जाना शुरू कर देगा। और जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिविटी से दूर जाता है तो वो रिपल्शन की वजह से मूव कर रहा है, नतीजा उसकी वेलोसिटी में क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा। तो ये जो इंक्रीजिंग है ये वेलोसिटी के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये स्मॉल क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज से दूर जाता जाएगा, दोनों चार्जेस में डिस्टेंस यानी आर बढ़ता जाएगा। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक जब आर बढ़ेगा तो दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली कूलम फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक चूंकि मास तो कांस्टेंट है, इसका मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो अगर F क्या हो रहा है यानी कूलम फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इट मींस एज फार एज वेलोसिटी इज कंसर्न्ड इट विल बी इंक्रीजिंग, बट वेयर एज एक्सेलरेशन गोज इट विल बी डिक्रीजिंग। लिहाजा आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी वेलोसिटी में इजाफा होगा और एक्सेलरेशन में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 91, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर्स विथ चार्जेस Q1 इक्वल्स +8 कूलम एंड Q2 इक्वल्स -4 कूलम इज 32 न्यूटन। इफ these spheres are brought in contact and then separated, the new force between these spheres will be। इससे मिलता जुलता सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लिहाजा अब शायद आपके लिए क्वेश्चन हैंडल करना थोड़ा सा आसान होगा। ये सफिया था जिस पे चार्ज था +8, ये दूसरा सफिया था जिस पे चार्ज क्या था -4। तो इनका दरमियान फोर्स क्या होगी, ये F1 के Q1 यानी 8, Q2 यानी 4 ओवर R स्क्वायर। रिमेंबर कूलम फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करती है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इन दोनों सफियर्स को आपस में मिला दिया। जो ही आप दोनों सफियर्स को आपस में मिलाएंगे तो 8 वाला हाई पोटेंशियल पे है और -4 वाला लो पोटेंशियल पे है, तो एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा +8 से -4 की तरफ। और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों सफियर्स पे चार्ज की अमाउंट सेम ना हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी देर बाद जब दोनों सफियर्स पे चार्ज की अमाउंट सेम हो जाएगी, आप दोनों सफियर्स को अलग कर देंगे, तो अब बताएं किसी एक सफियर पे कितना चार्ज आएगा। तो उसके लिए नेट चार्ज डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है दोनों के दरमियान जुड़ने से पहले 4 का।
इसका मतलब जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये जो 4 कूलम का चार्ज है ये दोनों सफियर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 4 कूलम का चार्ज दोनों सफियर्स में यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जब आप इन दोनों सफियर्स को अलग करेंगे तो दोनों पे +2 आ चुका होगा। अब इन दोनों सफियर्स के दरमियान नई फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब आप इन दोनों फोर्सेस की क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, यानी F2 को किससे डिवाइड करेंगे, F1 से डिवाइड करेंगे, तो K और R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स F2 ओवर F1 इक्वल्स 2 इंटू 2 8 इंटू 4। नो F2 आपने निकालना है, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 8 इंटू 4 इज 32। F2 आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, और F1 क्या थी, इनिशियल या पुरानी फोर्स जो कितनी थी 32। तो 32 और 32 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, F2 इक्वल्स 4 न्यूटन, यानी 91st एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 92, इफ 6 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, नाउ इफ दैट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3/2 इज रिमूव्ड द न्यू फोर्स विल बी। डाइलेक्ट्रिक के आने से कूलम फोर्स कम होती है, तो डाइलेक्ट्रिक के जाने से कूलम फोर्स में इजाफा होगा। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब यह है कि आंसर 6 से ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा उसके लिए फॉर्मूला आपको आता है, एफ एयर इक्वल्स एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम। एफ एयर आपने क्या करना है, निकालना है। एप्सिलॉन आर कितना था 3/2, और मीडियम की मौजूदगी में फोर्स कितनी थी 6 इंटू 3 18, 18/2 इज 9 न्यूटन, यानी आपके 92 एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा, यानी 9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 93, electric field strength produced by a charge Q at a distance of r from the charge Q where there is present a test charge Q naught is defined as, यानी आपने एक चार्ज Q की किसी टेस्ट चार्ज Q naught पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगेन वन ऑफ द इजियर एमसीक्यू, चूंकि बुक का एज इट इज फॉर्मूला है। 93 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, F over Q naught, यानी 40। क्वेश्चन नंबर 94, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोजीशन R इक्वल्स 4I प्लस 3J मीटर कॉस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन इज। नाउ चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, वो कहां पे रखा गया, ओरिजिन पे, और आपने उससे किसी खास पॉइंट पे E की वैल्यू निकालनी है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको कितना गिवन है 4I प्लस 3J। अगर आपको याद हो तो आपकी चैप्टर 12 में टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल भी मौजूद है। अब जरा ध्यान से यहां पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब जरा गौर से देखें तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, आर वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड। तो जब इस आर कैप की जगह क्या आएगा, आर वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड, तो ऊपर तो आर वेक्टर आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, आर क्यूब। पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है 4I प्लस 3J, तो यहां से आप मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज 5। तो अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। सो कूलम कांस्टेंट इज 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज इज 5 इंटू 10⁻⁶, पोजीशन वेक्टर इज 4I प्लस 3J एंड R इज 5, यानी 5 क्यूब। आपके 94 एमसीक्यू का आंसर आएगा 1440I प्लस 1080J न्यूटन पर कूलम, यानी 40। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, क्योंकि वहां पे तो कैलकुलेटर अलाउ होता ही नहीं है। तो जरा एक रफ सा मेथड देखिएगा, ये 5 यहां पे एक 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा 25। याद रखिए नीचे क्या बनेगा 25। अब अगर मैं इस 9 को क्या अस्यूम कर लूं कि 10 है, अगेन अगर मैं इस 9 को क्या अस्यूम कर लूं कि क्या है 10 है, तो यहां पे क्या आ गया 10 10⁻9 और 10⁻�6 कैंसिल होके क्या बनेगा 10⁻3, तो ओवरऑल क्या बन गया 10⁻4, जिसको यूं लिखा जा सकता है 100/24 इज 4, तो दिस बिकम्स 400। तो जो बाय वाला ये सारा फैक्टर है, ये दिस इज ऑलमोस्ट 400। तो जब 400 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या आंसर आएगा 1600। तो आपका आंसर 1600 से थोड़ा सा कम होगा, दैट इज 1440।
क्योंकि रिमेंबर हमने 9 को 10 बनाया था। और इसी तरह जब ये 400 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या आंसर आएगा 1200। तो इसका मतलब आपका दूसरा फैक्टर 1200 से थोड़ा सा कम होगा 1080। इस तरह से आप कैलकुलेशन को रफ तरीके से करके एग्जैक्ट आंसर का पता चला सकते हैं कैलकुलेटर को यूज किए बगैर। 94 का आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 95, a positive charge and a negative charge of equal magnitude are placed at a short distance apart. Which diagram best represents the associated electric field? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्जेस पे वाइंड अप होती है, लिहाजा यानी पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्जेस पे वाइंड अप होती है। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है। 95 का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 96, 2 point charges -q and +q are situated as shown in the figure. फिगर आपके सवाल में भी बनी हुई है, फिगर मैंने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे भी बना दी है। At which point could the resultant field due to these charges be 0? तो आप देख सकते हैं कि एक चार्ज क्या है -2q और दूसरा चार्ज क्या है +q। ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है लेकिन ऑपोजिट चार्जेस हैं। ऑपोजिट चार्जेस के लिए नल पॉइंट दरमियान में लाई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब B इज नॉट पॉसिबल, C इज नॉट पॉसिबल। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपके एमसीक्यू का आंसर होगा A या आपके एमसीक्यू का आंसर होगा D। याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपोजिट चार्जेस के अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो फिर नल पॉइंट कहां पे लाई करता है, छोटे वाली चार्ज की सराउंडिंग में। अब ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है और ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, लिहाजा नल पॉइंट कहां पे लाई करेगा, छोटे वाली चार्ज की सराउंडिंग में, यानी ए भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा डी और ऑप्शन होगी अल्फा। 96 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिट्रॉन टुवर्ड्स अ प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब आप एक पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन के करीब लेके आते हैं तो बताएं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब आप एक पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन के करीब लेके आ रहे हैं या प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन के करीब लेके आ रहे हैं या दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं, तो दोनों को लगातार किसका सामना करना पड़ेगा, रिपल्शन का, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस। तो जब पॉजिट्रॉन प्रोटॉन के करीब आएगा तो रिपल्सिव फोर्स में क्या होता जाएगा, इजाफा। ऑपोजिशन में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, यानी रिपल्शन बढ़ती जाएगी। नतीजतन करीब आते हुए पॉजिट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी और जब स्पीड कम होगी तो क्या कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। 97 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98, 2 चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अगर आपको याद हो तो लेक्चर में मैंने आपको कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के मिलते जुलते चारों फॉर्मूला एक टेबल में लिख के दिखाए थे। उन्हीं में से एक फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, विच इज के क्यू क्यू ओवर आर। के इज कूलम कांस्टेंट, दैट इज 9 × 10⁻⁹। चार्ज दोनों का कितना है 5 माइक्रोकूलम और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 5। अगेन वन ऑफ दी इजी कैलकुलेशंस। ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल। 5 × 9 क्या बनेगा 45। 9 और -12 क्या होगा 10⁻³ और जब आप 45 को 4.5 बनाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5 × 10⁻²2 जूल। 98 का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 99, 64 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर equally and similarly charged. Then they are united to form a bigger drop. By what factor will the electric potential change? आपके पास पानी के 64 यानी 64 कतरे थे, तमाम कतरों पे एक जितना चार्ज था। अचानक आपने क्या किया कि उन कतरों को आपस में मिला के एक नया पानी का ड्रॉप यानी नया पानी का कतरा बना दिया। अब बताएं उस नए ड्रॉप पे, उस पानी के नए कतरे पे पोटेंशियल कितना होगा। आफ्टर यूनिफिकेशन नए कतरे का वॉल्यूम, रिमेंबर दिस V इज वॉल्यूम। आफ्टर यूनिफिकेशन नए कतरे का वॉल्यूम पुराने कतरे से
64 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। आफ्टर ऑल 64 ड्रॉप्स आपस में मिल रहे हैं। नाउ हम कतरों को अगर क्या अस्यूम कर लें कि दे आर सफियर, तो सफियर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सफियर। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो नया वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल्स 64, और इस v की जगह क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई आपस में क्या हो गया? कैंसिल। और एक आपने और बात नोट की है, मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? 4⁻3। सो r डैश इज 4⁻3 r क्यूब। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट लूं तो r डैश इज 4r। यानी जब आप 64 ड्रॉप्स को मिला के एक नया ड्रॉप बना रहे हैं तो वॉल्यूम में कितने गुना इजाफा होगा? 64 टाइम्स। लेकिन रेडियस में कितने गुना इजाफा होगा? 4 टाइम्स। आगे चलते हैं। जब एक कतरा था तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू ओवर आर। क्यू क्या है? उस एक कतरे पे चार्ज, और आर क्या है? उस एक कतरे का रेडियस। अब आपने 64 चार्जेस वाले कतरों को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। तो अब नया पोटेंशियल क्या होगा? रिमेंबर, अब ये वी किसको शो कर रहा है? पोटेंशियल को। के वैसे का वैसा, और कितने कतरे आपस में मिल गए? 64। तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा? 64। और अभी हमने कैलकुलेशन में साबित किया कि रेडियस में कितने गुना इजाफा हो जाएगा? 4 टाइम्स का। तो ये 64 और 4 कैंसिल होके क्या बनेगा? 16। और ये जो बाकी सारा है के क्यू ओवर आर, ये किसके बराबर है? एक कतरे के पोटेंशियल का। यानी अब उस नए ह्यूज कतरे का पोटेंशियल पुराने किसी भी कतरे के पोटेंशियल से 16 टाइम्स एक्सीड कर जाएगा, 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। इस इंतहाई लेंथी एमसीक्यू का एक शॉर्टकट भी है जो आपको एमसीक्यू इंतहाई तेजी से सॉल्व करने में भी मदद दे सकता है। और वो शॉर्टकट ये है, न्यू पोटेंशियल इज इक्वल टू n⁻² 2/3 इंटू ओल्ड पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से यहां पे देखें तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इससे ही एमसीक्यू विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने आपस में मिले थे? 64। तो n क्या है? 64। और मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? 4⁻3। और इसके ऊपर क्या है? 2/3। ये 3 और 3 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर। और आप देखें विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आ जाएगा? 16v। तो सॉल्यूशन दोनों ही ठीक है, यानी वो सॉल्यूशन भी बिल्कुल ठीक है, ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल ठीक है। चूंकि दोनों सॉल्यूशन सही हैं इसलिए सेम आंसर आ रहा है 16v। लेकिन एक सॉल्यूशन को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो उससे आप ये एमसीक्यू कोई क्लोज टू 1 मिनट आई गेस आपको लग ही जाएगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट अडॉप्ट करेंगे तो याद रखिएगा ये विद इन 5 to 10 सेकंड होने वाला एमसीक्यू है। रिमेंबर, वी डैश नया पोटेंशियल है, वी पुराना पोटेंशियल है, और एन क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स यूनिफाइड, यानी कितने कतरे आपस में मिल गए हैं। होपफुली इतनी डिटेल डिस्कशन से आपको एमसीक्यू अब हर लिहाज से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अ पॉइंट चार्ज -q इज ब्रॉट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी is +5 volt and -3 volt, of course, respectively. The numerical value of work done on the charge is. Again, by definition, आप सबको पता है W किसके बराबर होता है? Q डेल्टा V। डेल्टा V निकालने का तरीकाकार क्या होगा? V2 माइनस V1। Q कितना है? -Q। V2 क्या था? -3। V1 क्या था? -5। इनफैक्ट V1 +5 है लेकिन माइनस साइन इसकी वजह से यहां पे आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? -1 और माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको क्या आंसर दे देंगे? +8Q। यानी आपके 100th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स रिप्रेजेंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ये नेगेटिव और ये सारा आपको क्या दिखाई दे रहा है? पोटेंशियल का ग्रेडियंट। पोटेंशियल में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली ई और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लिहाजा आपके
1 यानी 101वें एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 102, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 3.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सिंगली आयोनाइज्ड लिथियम एटम विल बी। अब यहां पे बहुत अहम वर्ड क्या है? सिंगली आयोनाइज्ड लिथियम एटम। इसका क्या मतलब है? इस एटम पे या अब इस एक आयन पे या तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। आपने इस लिथियम आयन का पोटेंशियल निकालना है। नो पोटेंशियल का वही फॉर्मूला V इक्वल्स के क्यू ओवर आर। के क्या है? 9 इंटू 10⁻9। क्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19। और डिस्टेंस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? 3.2 बाय 100। जरा ध्यान से देखें तो 1.6 और 3.2 आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा? 2। और 9/2 का आंसर क्या आएगा? 4.5। और बाकी सारी 10 की पावर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल ये आपको इस बात का नहीं पता होगा कि 100 ऊपर जाके तो 10⁻+2 हो जाएगा, जिनको सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यानी 102 का आंसर होगा 4.5 इंटू 10⁻8 वोल्ट, यानी अल्फा। Question number 103. A capacitor has a capacitance of 2.5 into 10⁻8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and transferred to the other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? I'm sure आपको याद आ गया होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो बाज दफा याद रखिएगा वहां पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। इनफैक्ट बाज दफा सॉल्व एग्जांपल भी एंट्री टेस्ट में पूछी जाती हैं। सो मैं बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। हम श्योर आप फॉर्मूला से फेमिलियर हैं। क्यू इक्वल CV और क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है? NE, जबकि N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो यहां से अगर मैं N की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला जो इस MCQ को सॉल्व करेगा वो क्या है? CV ओवर E। कैपेसिटेंस आपको गिवन, वोल्टेज आपको गिवन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पहले से पता है। आपके 103 MCQ का आंसर होगा 7 इंटू 10⁻13, यानी 103 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 104. One of the plates of the capacitor is given a charge of +5 coulomb. The charge on the other plate is. कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। यानी अगर एक प्लेट पे +5C का चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर -5C का चार्ज होगा। यानी 104 MCQ का आंसर क्या होगा? 40। Question number 105. When a parallel capacitor is connected to a source of constant potential difference, तो क्या होता है? चार्जिंग होती है। और चार्जिंग के दौरान आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लिहाजा कैपेसिटर सोर्स से बेसिकली क्या स्टोर करवाना शुरू कर देता है? चार्ज स्टोर करवाना शुरू कर देता है। 105 का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 106. A paraplate capacitor has a capacitance C. The separation between the plates is halved and a dielectric is inserted between the plates. The new capacitance becomes 7C. Dielectric constant of the medium is. आपने दो काम किए। एक तो आपने दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या कर दिया? हाफ कर दिया। दूसरा, आप दोनों प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम, एक डायलैक्ट्रिक ले आए हैं, जिससे कैपेसिटेंस जो पहले कितनी थी? C थी, 7C होगी। बताएं जो आप नया मीडियम लेके आए हैं उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? अच्छा, अब आपको पता है कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं होता, एयर होती है या वैक्यूम होता है, कोई डायलैक्ट्रिक नहीं होता, तो फिर तो कैपेसिटेंस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला A∁0/D। लेकिन जब दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या आ जाएगा? कोई मीडियम, कोई डायलैक्ट्रिक आ जाएगा, तो फिर आपको पता है एक नया फैक्टर आना शुरू हो जाता है, दैट इज εr। इस MCQ में यही फाइंड करना है। अब C मीडियम या C डायलैक्ट्रिक क्या है? 7C। आपने प्लेट का एरिया चेंज नहीं किया, ε0 वैसे का वैसा, εr आपने फाइंड करना है। और दूसरी चेंज आपने क्या की थी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पहले के मुकाबले में क्या कर दिया है? हाफ कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें तो ये 7C वैसे का वैसा नीचे आ गया, ये 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। ये εr मैं ब्रैकेट से बाहर लिख देता हूं और बाकी A∁0/D मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया।
तो ये ब्रैकेट के अंदर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 7c वैसे का वैसा, ये 2 वैसे का वैसा, एप्सिलॉन आर वैसे का वैसा, और इस सारे की जगह क्या लिखा जाएगा, सी। और जब ये सी और सी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये 2 उधर जाके 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर क्या आ जाएगा, 3.5, यानी 106 का आंसर क्या होगा, अल्फा, दैट इज 3.5। Question number 107. A parallel plate capacitor has a capacitance of 25 picofarad, 10⁻⁻12 को कहते हैं, in air and 112.5 picofarad when immersed in oil. Dielectric constant of oil is. Again one of the easier MCQs. आपको पता है एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, C डाइलेक्ट्रिक ओवर C एयर। डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस कितनी थी, 112.5, एयर की मौजूदगी में कैपेसिटेंस कितनी थी, 25। तो आपके 107 एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा अल्फा, यानी 4.5। क्वेश्चन नंबर 108। अ बैटरी इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and the energy stored is 10 joules. When one plate is moved so that the separation of the plates is halved, the energy now stored in joules is. आपके पास एक कैपेसिटर था, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर थी, 10 जूल। उसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ था, सेल। सेल रिमूव किए बगैर आपने सिंपली दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। बताएं कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। आप सबको पता है कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। और आप सबको पता है कि C किसके बराबर होता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। लिहाजा आप देखें तो ये फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये 1/2 वैसे का वैसा, V स्क्वायर वैसे का वैसा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। 2 कांस्टेंट, प्लेट का एरिया चेंज नहीं हुआ, A कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और सेल इज कंटिन्यूअसली अटैच्ड with the capacitor. It means energy is inversely proportional to separation between the plates. और आगे तो ये सवाल अब जुबानी भी हो सकता है। सेपरेशन आपने क्या कर दी, हाफ कर दी, D क्या हो गया, हाफ हो गया, तो एनर्जी पहले के मुकाबले में डबल यानी ट्वाइस हो जाएगी। अगर पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी, 10 जूल, तो अब कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, 20 जूल। आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 20 जूल यानी 40। Question number 109. Which of the following is not the expression for electric potential energy stored in a capacitor? So again, one of the easier MCQs. अल्फा ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, ये हाफ CV स्क्वायर से ही निकला है। अगर आप C की जगह Q by V रिप्लेस कर दें, और बीटा ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रही है, हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये भी CV स्क्वायर से ही निकला है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूलाज हो सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C एंड हाफ QV, प्लस वो एनर्जी स्टोर वाले कैपेसिटर में जो लेंथी फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो भी आपको दिखाई दे रहा है 40 ऑप्शन में। लिहाजा अल्फा बीटा 40 बिल्कुल सही है, लेकिन हमने इस एमसीक्यू में क्या तलाश करना था, गलत आंसर तलाश करना था, यानी टेक्निकली स्पीकिंग गलत आंसर हमारा यहां पे सही आंसर है। 109 का आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 110। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरड एंड इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अर्ग इज। अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इन CGS सिस्टम, और रिलेशनशिप क्या होता है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। एमसीक्यू विद इन एमसीक्यू, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अब फॉर्मूला अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हाफ Q स्क्वायर ओवर C, Q स्क्वायर ओवर 2C कह लें, या हाफ Q स्क्वायर ओवर C कह लें। चार्ज कितना था, 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 2 दफा आ जाएगा। 2 इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, इन कैपेसिटेंस कितनी थी, 5 इंटू 10⁻⁻6। जरा ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 2 10, ये 10 एक 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इसका मतलब ये 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4, और जब 10 की पावर सॉल्व होंगी तो दैट बिकम्स 10⁻⁻5 जूल। नाउ दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 400 इंटू 10⁻⁻7 जूल, और 10⁻⁻7 जूल क्या है, अर्ग, so this can be written as 400 erg
या 400 इंटू 10⁻0 अर्ग, क्योंकि आप सबको पता है 10⁻0 किसके बराबर होता है 1K, 1/10। एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 111, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट सम पॉइंट इन स्पेस इज 0, दिस मींस किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो बताएं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं भी हो सकती। 111 का आंसर होगा चार्ली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0 और नॉन 0। क्यों? पोटेंशियल 0 होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का 0 होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगी। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने फर्स्ट ईयर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन का 0 होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल कोई चीज रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0, कॉमन सेंस है। लेकिन अगर कोई चीज चलते हुए अचानक रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी 0, लेकिन उसमें अगर आपको याद हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह पोटेंशियल के 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन 0 होना भी हो सकता है। आपके 111 एमसीक्यू का आंसर आएगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। Within this field, potential difference between 2 points separated by 1 cm यानी 1 centimeter is F equals Q E, और आप सबको पता है कि E is equal to potential gradient यानी डेल्टा V over डेल्टा R। इसका मतलब इस E की जगह क्या लिखा जा सकता है V by D। तो अगर यहां से मैं ये V निकालूं तो वो क्या आ जाएगा F D over Q। What is force 3000, what is D 1 सेंटीमीटर यानी 1 by 100, एंड व्हाट इज चार्ज 3। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 30/3 का आंसर आएगा 10 वोल्ट, यानी 112 का आंसर होगा अल्फा 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 113, 2 protons are placed near a point charge Q at point N and O as shown in the diagram. Which of the following describes the force on both protons correctly? डायग्राम आपके टेस्ट में भी बनी हुई है, मैंने यहां पे भी बना दिया, इसको जरा गौर से देखिएगा। एन पे भी एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, ओ पे भी एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, और यहां पे सेंटर पे ये तो पॉजिटिव चार्ज है ही गिवन इन द क्वेश्चन। अब पहली बात जो बड़ी ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस एन पे मौजूद प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस ओ पे मौजूद प्रोटॉन को भी रिपेल कर रहा होगा। तो दोनों प्रोटॉन्स, एन पे पड़ा हुआ प्रोटॉन एज वेल एज ओ पे पड़ा हुआ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, जो किधर को होगी, बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो पहली बात तो दोनों प्रोटॉन्स पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रही होगी। दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है, एन पे पड़ा हुआ प्रोटॉन मेन चार्ज के करीब है, ओ पे पड़ा हुआ प्रोटॉन मेन चार्ज से दूर है। इसका मतलब एन पे पड़े हुए प्रोटॉन पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी और ओ पे मौजूद प्रोटॉन पे कम फोर्स लग रही होगी। तो दो बातों का ख्याल रखना है, क्या कि एन पे मौजूद प्रोटॉन पे फोर्स ज्यादा है या ओ पे मौजूद प्रोटॉन पे फोर्स कम है, और दूसरी बात दोनों प्रोटॉन्स पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी। आपके 113 एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 114, 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम and 14.4 microcoulomb are 12 centimeter apart. The force between them is Coulomb's law. F equals K Q1 Q2 over R square. K कितना है 9 into 10 raised to power 9। पहला चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, रिमेंबर, तो ये क्या बन जाएगा 10 into 10 raised to power -6। अच्छा दूसरा चार्ज कितना था 14.4 माइक्रोकूलम। अब इसको देखिएगा जरा, एक तो माइक्रो किस में चेंज हो गया 10 raised to power -6, और दूसरा 14.4 को मैं लिख सकता हूं 144/10। इससे मुझे फायदा क्या होगा, ये 12 into 12 भी क्या है 144, ये 144 और 144 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा 9, और बाकी सारी 10 की पावर्स हैं जिनको हैंडल करना नॉन जीरो नंबर्स की निस्बत कहीं ज्यादा आसान होता है। आपके
1/14 एमसीक्यू का आंसर होगा 90 न्यूटन यानी 40। और आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा देख लें 115। टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन देम इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज इज V। आपके पास सिचुएशन क्या है कि एक चार्ज है प्लस Q और दूसरा चार्ज है माइनस Q, यानी दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। इनके दरमियान फासला कितना है 2d। इनके बिल्कुल मिड में यानी सेंटर पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है। इसका मतलब उस P का इस चार्ज से फासला क्या होगा d, उस P का इस चार्ज से फासला क्या होगा d। अब आपने इस P पे पोटेंशियल निकालना है। इस P पे पोटेंशियल दोनों चार्जेस के पोटेंशियल्स का सम होगा। नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू ओवर आर। तो इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा के प्लस क्यू ओवर डी। रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज से पी तक का फासला क्या है डी। और इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा के माइनस क्यू ओवर डी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं चूंकि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और ऑपोजिट साइंस वाले पोटेंशियल है। तो P पे नेट पोटेंशियल का आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी 1/15 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा बीटा। होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।